मोहन और चंपा जंगल के रास्ते से गांव की ओर जा रहे थे। सूरज ढलने को था और जंगल के पेड़ पौधे शाम की नमी में लिपटे हुए थे। अचानक मोहन को प्यास का एहसास हुआ। वो चंपा की ओर देखकर तालाब की ओर इशारा करता हुआ बोला, चंपा, बहुत प्यास लगी है। देखो सामने तालाब है, चलो पानी पी लेते हैं। हाँ मोहन, मुझे भी बहुत प्यास लगी है, पर सुनो, यहाँ ज्यादा देर तक रुकने का सोचना भी मत। शाम होने वाली है, हमें गांव जल्दी पहुँचना चाहिए। मोहन और चंपा तालाब की ओर बढ़ गए और झुककर पानी पीने लगे। ठंडे पानी से उन्हें राहत महसूस होने लगी। कितना मीठा पानी है। लेकिन चंपा, मुझे तो बहुत थकान हो गई है। क्यों ना थोड़ी देर यहाँ किसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर ले, फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि तुम यही कहोगे। अरे कुछ देर आराम करने में क्या जाता है। देखो ये जंगल कितना सुंदर है। चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवा और तालाब के किनारे का यह दृश्य मनमोहक लग रहा है ना? चंपा मोहन की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। दोनों एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठ गए। कुछ ही देर में थकान उन पर हावी हो गई और उनकी आंखें भारी होने लगी। देखते ही देखते वे नींद की आगोश में समा गए। रात गहरी हो चुकी थी, हवा में ठंडक बढ़ गई थी। अचानक चंपा की आंखें खुल गई। उसने महसूस किया कि चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। वो झटके से उठी और मोहन को हिलाकर जगाने लगी। मोहन, उठो, देखो कितनी रात हो गई है। मैंने कहा था ना कि आराम मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। मोहन सुस्ती में आंखें खोलकर चारों ओर देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर तालाब की ओर गई, वो स्तब्ध रह गया। तालाब के पानी पर गहरी धुंध छाई हुई थी। अचानक धुंध ने आकार बदलना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे एक भयानक आकृति में बदलने लगी। मोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। चंपा, वो देखो। चंपा तालाब की ओर देखने लगी और उसकी चीख निकल गई। सामने एक विकराल परछाई आकार ले रही थी, जिसकी लाल चमकती आंखें उन्हें घूर रही थी। वो आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। मोहन और चंपा के शरीर कांपने लगे। वे पीछे हटने लगे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। देखते ही देखते वो भयानक आकृति उनके और करीब आ गई। अचानक जंगल में उनकी चीखें गूंज उठी और घना अंधेरा उन पर छा गया। अगली सुबह गांव में हलचल मची हुई थी। गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा थे। उनके बीच में दो शव रखे हुए थे, मोहन और चंपा के। उनके शरीर पर गहरे जख्म थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी जंगली जानवर ने नहीं, बल्कि किसी भयानक शक्ति ने उन्हें मारा हो। बिरजू, जो गांव का ही एक व्यक्ति था, उदास खड़ा था। बिरजू, ये तो हमारे गांव के मोहन और चंपा हैं। इन्हें किसने मारा? मुखिया जी, मैं एक काफिले के साथ दूसरे राज्य जा रहा था। रास्ते में हमारा काफिला तालाब के पास रुका था ताकि सब पानी पी सके। वहीं पर मुझे इन दोनों की लाशें मिली। तालाब के पास? हाँ, और इनकी हालत देखिए। मुझे नहीं लगता कि किसी जानवर ने इन्हें मारा है। लगता है जैसे किसी बुरी शक्ति का प्रकोप हुआ हो। गांव वालों, अब से कोई भी शाम के बाद जंगल में नहीं जाएगा। ये मामला साधारण नहीं लग रहा है। अगली सुबह मुखिया जैसे ही सोकर उठा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मुखिया ने उठकर दरवाजा खोला। सामने बिरजू खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा डर से सफेद पड़ा हुआ था। बिरजू, इतनी सुबह क्या हुआ? मुखिया जी, गजब हो गया। अब क्या हो गया? हमारे गांव के रतन की लाश भी जंगल में मिली है। ये सुनते ही मुखिया के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वो गहरी सोच में पड़ गए। अब तो मामला और भी विचित्र हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं यही बात कहने आया हूँ मुखिया जी। अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। हमें ये खबर राजा विक्रम तक पहुँचानी होगी, वरना ये बला हमारे पूरे गांव पर आ जाएगी। दरबार भव्य रूप से सजा हुआ था। सिंहासन पर राजा विक्रम गहरी सोच में बैठे थे। तभी मुखिया और बिरजू आ पहुँचे। कौन हो तुम दोनों? महाराज, मैं हरियालीपुर गांव का मुखिया हूँ और ये मेरे गांव का वासी बिरजू है। महाराज, हमारे गांव में भयानक घटना घटी है। कल जंगल में मोहन और चंपा नामक दंपत्ति की लाश मिली। उनकी दशा देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी बुरी शक्ति ने उन्हें मारा हो। और आज सुबह तो हमें पता चला कि हमारे ही गांव के लकड़हारे रतन की लाश भी उसी जंगल में मिली है। राजा विक्रम चौंक पड़े। उनकी भौहें तन गई। कल जब मोहन और चंपा की लाश जंगल में मिली, तब क्या तुमने गाँव वालों को जंगल में जाने से मना नहीं किया था? मैंने सब कुछ सचेत किया था महाराज, लेकिन रतन एक लकड़हारा था। शायद वो लकड़ियाँ काटने के लिए रात के समय जंगल चला गया हो। राजा विक्रम गहरी सोच में डूब गए। फिर मंत्री जगन्नाथ की ओर देखकर बोले,
मंत्री जगन्नाथ, तुम्हारा क्या विचार है? महाराज, मामला गंभीर लगता है। अगर ये किसी साधारण डाकू या जंगली जानवर का काम होता तो लोगों के शरीर पर ऐसे निशान नहीं होते। ये किसी अज्ञात शक्ति का काम हो सकता है। इस मामले की जांच मैं किसी गुप्तचर से नहीं करवाऊंगा, मैं स्वयं इसकी पड़ताल करूंगा। मुखिया और बिरजू राजा की बात सुनकर दरबार से बाहर चले गए। राजा विक्रम दरबार से निकलकर महल के बगीचे में आ गए। हल्की ठंडी हवा बह रही थी। वे गहरे चिंतन में डूबे थे। तभी मंत्री जगन्नाथ वहां आ पहुँचे। महाराज, क्या आप सच में स्वयं जंगल जाने का विचार कर रहे हैं? मंत्री, तुम्हें मेरे शब्दों पर संदेह है? नहीं महाराज, मुझे आपकी वीरता पर कभी संदेह नहीं हुआ, न ही आपके शब्दों पर। परंतु इस समय भावनाओं से नहीं बल्कि बुद्धि से काम लेना चाहिए। जंगल में कोई अज्ञात और खतरनाक शक्ति है, हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर जंगल में कोई खतरनाक शक्ति है भी तो मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ। मत भूलो, मैं केशव नगर का राजा हूँ। अगर राजा ही भयभीत हो जाए तो प्रजा की रक्षा कौन करेगा? परंतु महाराज, मैं हरियालीपुर गांव के जंगल जाऊंगा और कल ही जाऊंगा। राजा विक्रम दृढ़ संकल्प के साथ वहां से निकल गए। मंत्री जगन्नाथ चुपचाप खड़े रहे। वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन राजा विक्रम की जिद के आगे कुछ नहीं कह पाए। अगली सुबह राजा विक्रम अपने महल में अपनी पत्नी रानी रुक्मणी से बोले, तैयार हो जाओ रुक्मणी। कहाँ जाने की तैयारी करनी है? आज मैं अपने पुत्र राजकुमार आदित्य को लेकर जंगल जाऊंगा। रानी रुक्मणी चौंक पड़ी। लेकिन आदित्य तो अभी मात्र 10 वर्ष का है। तो क्या हुआ, उसे अब से ही सीखना होगा कि शिकार कैसे किया जाता है। जब तक वो देखेगा नहीं तब तक सीखेगा कैसे? रानी रुक्मणी राजा विक्रम की जिद देखकर असमंजस में पड़ गई। इतना बोलकर राजा विक्रम महल के प्रांगण में आ गए जहां मंत्री जगन्नाथ पहले से खड़े थे। मंत्री जगन्नाथ, 2 सैनिकों के साथ तुम भी मेरे साथ शिकार पर चलोगे। महाराज, जंगल में रहस्यमयी घटनाएं हो रही हैं और आप अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लेकर जा रहे हैं। ये उचित नहीं है। इससे समय की बचत होगी मंत्री। जंगल में क्या हो रहा है मैं ये भी देख लूंगा और लगे हाथों शिकार भी कर लूंगा। मंत्री जगन्नाथ राजा विक्रम को रोकना चाहते थे लेकिन वो जानते थे कि एक बार राजा ने निर्णय ले लिया तो उन्हें बदलना असंभव था। कुछ देर बाद राजा विक्रम अपने पुत्र आदित्य, रानी रुक्मणी, मंत्री जगन्नाथ और 2 सैनिकों के साथ घने जंगल की सीमा पर खड़े थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दूर एक सुनसान तालाब दिख रहा था जिसकी सतह पर हल्की धुंध छाई हुई थी। चारों ओर अजीब सी वीरानी थी, जैसे वहाँ जीवन कभी था ही नहीं। मंत्री जगन्नाथ, क्या ये वही तालाब नहीं है जिसके बारे में हरियालीपुर गांव का मुखिया बता रहा था, जहां मोहन और चंपा की लाश मिली थी और बाद में रतन की भी? बिल्कुल महाराज, ये वही स्थान लगता है। आप इस अजीब वीराने को देखिए। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे यहाँ कोई भयावह घटना हो चुकी है। ये स्थान भयावह प्रतीत हो रहा है। राजा विक्रम गहरी सोच में डूब गए। हवा की सरसराहट और पक्षियों की रहस्यमयी चहचहाहट से माहौल और भी रहस्यमयी हो गया। इसी बीच राजकुमार आदित्य, जो केवल 10 वर्ष का था, उत्सुकतावश थोड़ा आगे बढ़ने लगा। रानी रुक्मणी चिंतित स्वर में आदित्य को रोकती हुई बोली, आगे मत जाओ पुत्र, ये जंगल खतरनाक है, यहीं रहो। बकवास मत करो रुक्मणी। मेरा पुत्र अगर अकेले टहल रहा है तो इसमें डरने की क्या बात है? महाराज, वो अभी केवल 10 वर्ष का है। अगर जंगल में गुम हो गया तो? ये मेरा पुत्र है, ये जंगल में गुम नहीं होगा। राजा विक्रम के आत्मविश्वास को देखकर रानी रुक्मणी ने हल्की मुस्कान बिखेर दी। राजकुमार आदित्य जंगल में चहलकदमी करने लगा। कुछ क्षणों के लिए राजा विक्रम और मंत्री जगन्नाथ का ध्यान आदित्य से हट गया। अचानक जंगल में एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। ये सुनकर राजा विक्रम, रानी रुक्मणी और मंत्री जगन्नाथ हड़बड़ा गए। सभी चारों ओर देखने लगे लेकिन आदित्य कहीं नहीं दिखा। मेरा पुत्र आदित्य कहाँ गया? अभी तो यही था। महाराज, ये बहुत ही विचित्र है। अभी कुछ ही क्षण पहले वो यहीं था। राजा विक्रम आवेश में सैनिकों को आदेश देते हुए बोले, खड़े खड़े मेरा चेहरा क्या देख रहे हो? जाओ ढूंढो मेरे पुत्र को। आखिर वो जमीन में समा गया या आसमान में उड़ गया? दोनों सैनिक तुरंत जंगल की ओर भागने लगे। रानी रुक्मणी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा था महाराज, मैंने आपको बताया था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब पता नहीं मेरे बेटे को कौन उठा ले गया। उसकी चीखें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। राजा विक्रम भी अंदर से घबरा गए। तभी सैनिक लौट कर आ गए। उनके चेहरे पर हताशा थी। महाराज, हमने हर तरफ खोजा लेकिन राजकुमार आदित्य कहीं नहीं मिले।
राजा विक्रम अब सच में चिंतित हो उठे। मंत्री जगन्नाथ ने भी निराशा होकर सिर झुका लिया। राजा विक्रम स्वयं आदित्य को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़े, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। थक हार कर राजा विक्रम और रानी रुक्मणी महल लौट आए। राजा विक्रम दुखी मन से मंत्री जगन्नाथ से बोले, पूरे राज्य में ऐलान करवा दो, जो भी राजकुमार आदित्य को ढूंढ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मंत्री जगन्नाथ ने ऐसा ही किया, मगर कुछ भी सफलता नहीं मिली। राजकुमार आदित्य जंगल में किसी को नहीं मिले। रानी रुक्मणी ने अपने कक्ष में खुद को बंद कर लिया। राजा विक्रम भी गहरे पश्चाताप में डूब गए। काश मैंने अपनी पत्नी की बात मान ली होती। काश मैं अधिक सतर्क रहा होता। समय धीरे धीरे बीतने लगा और देखते ही देखते पूरे 10 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा विक्रम महल के बगीचे में बैठे थे, तभी वहाँ पर मंत्री जगन्नाथ आ पहुँचे। मंत्री जगन्नाथ को देखकर राजा विक्रम उदास स्वर में बोले, आज भी मुझे उस दिन का अफसोस है मंत्री जगन्नाथ। काश मैंने अपनी पत्नी की बात मान ली होती। काश मैंने तुम्हारी चेतावनी पर ध्यान दिया होता तो आज मेरा पुत्र आदित्य हमारे साथ होता। महाराज, वो निर्णय सच में गलत था। मैं आपको रोकना चाहता था, परंतु आप मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। तभी दूर से दौड़ता हुआ हरिया, जो एक गरीब ग्रामीण था, बगीचे में आ पहुंचा। उसकी सांसें फूली हुई थीं और आंखों में आंसू थे। वो राजा विक्रम के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महाराज, कृपा कीजिए महाराज, मेरी मदद कीजिए। मेरा 10 वर्षीय पुत्र खेलते खेलते जंगल में चला गया था, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटा। हमने पूरा गांव खंगाल लिया, पर वो कहीं नहीं मिला। गांव के लोग जंगल के भीतर जाने से डरते हैं। वर्षों से वहाँ अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोग बिना किसी निशान के लापता हो जाते हैं महाराज। राजा विक्रम चौंक पड़े। उनके चेहरे पर कुछ पुराने घाव फिर से ताजा हो गए। वो गहरी सांसें लेते हुए उठ खड़े हुए। हम समझ सकते हैं हरिया, जब किसी का पुत्र खो जाता है तो दिल पर क्या बीतती है। हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। तभी एक सुंदर युवक, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष रही होगी, हाथ में एक छोटे बच्चे का हाथ थामे महल के द्वार से अंदर आ पहुंचा। हरिया की नजर उस बच्चे पर पड़ी और उसकी आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। वो लपक कर आगे बढ़ा और बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। मेरा बेटा, ये तो मेरा बेटा है। इतना बोलकर हरिया अपने पुत्र को लेकर वहाँ से चला गया। राजा विक्रम उस युवक को देखने लगे। युवक की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो परिचित सी झलक थी। राजा विक्रम ने उसे गहरी निगाहों से देखते हुए कहा, तुम कौन हो युवक, और ये बच्चा तुम्हें जंगल में कहाँ मिला? मुझे पहचानिए पिताजी, मैं आपका पुत्र राजकुमार आदित्य हूँ। राजा विक्रम और मंत्री जगन्नाथ दोनों स्तब्ध रह गए। राजा विक्रम के चेहरे पर अविश्वास की छाया उभर आई। ये असंभव है। मेरे पुत्र को 10 वर्ष हो गए हैं जंगल में खोए हुए। अगर तुम सच में राजकुमार आदित्य हो तो इसका प्रमाण दो। राजकुमार आदित्य के दाएं हाथ की हथेली पर एक जन्मजात निशान था। अगर तुम वही हो तो तुम्हारी हथेली पर वो निशान होना चाहिए। युवक ने बिना कोई संकोच किए अपनी हथेली मंत्री जगन्नाथ के सामने फैला दी। मंत्री जगन्नाथ की आंखों में चमक आ गई। वही निशान था। वो उत्साहित होकर राजा विक्रम से बोले, महाराज, महारानी के आंसू आखिरकार रंग लाए। ये सचमुच राजकुमार आदित्य ही हैं। राजा विक्रम अभी भी संदेह में थे और मंत्री जगन्नाथ राजकुमार आदित्य को लेकर सीधे महारानी रुक्मणी के कक्ष की ओर ले गए। रानी रुक्मणी कमरे के कोने में बैठी थीं। उनकी आंखें सूजी हुई थी। वर्षों के आंसू उनके चेहरे पर थकान की लकीरें छोड़ गए थे। तभी मंत्री जगन्नाथ दरवाजा खोलते हुए अंदर आ पहुँचे। महारानी, कृपया पहचानिए, ये कौन है? रानी रुक्मणी उस युवक को गौर से देखने लगी। तुम्हारी शक्ल मेरे बेटे से बहुत मिलती है। महारानी, ये संयोग नहीं, ये आपका ही पुत्र है। लगता है ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली। देखिए, इसके हाथ पर वही जन्मजात निशान है। रानी रुक्मणी की आंखों में आंसू भर आए। तुम कहाँ चले गए थे आदित्य? तुम इतने वर्षों तक कहाँ थे? क्या तुम जानते हो हमने तुम्हें कितना याद किया? मैं भी आप दोनों को बहुत याद करता था माँ। मैंने हर रात आपके आंसुओं को महसूस किया है। तभी राजा विक्रम भी वहाँ आ पहुँचे। उनके चेहरे पर कठोरता और संदेह का मिश्रण था। उनकी आंखें युवक पर टिकी थीं, मानो वे उसकी आत्मा तक को परख लेना चाहते हों। अगर तुम सच में मेरे पुत्र हो तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। 10 वर्ष पहले जब तुम जंगल में खोए थे, तब तुम्हारी चीखें मेरे कानों में गूंज रही थी, लेकिन तुम वापस क्यों नहीं आए? तुम इतने वर्षों तक कहाँ थे? ये एक लंबी कहानी है पिताजी, लेकिन मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। पिताजी, जब आप और मंत्री जगन्नाथ बात कर रहे थे, तब मैं टहलते टहलते घनी झाड़ियों में चला गया था और अचानक
एक नकाबपोश व्यक्ति मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसने मुझे दबोच लिया और मैं बुरी तरह चिल्लाया। शायद वही चीख आपने सुनी थी। फिर क्या हुआ? मुझे कुछ भी होश नहीं रहा और जब होश आया तो मैंने खुद को एक झोपड़ी के अंदर पाया। वहाँ एक बूढ़े बाबा बैठे थे। उन्होंने बताया कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे उस नकाबपोश से बचाया था जो अभी भी मुझे ढूंढ रहा था। फिर तुम इतने वर्षों तक कहाँ थे मेरे लाल? मैंने बूढ़े बाबा से घर जाने की बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं जंगल से बाहर निकला तो वो नकाबपोश मुझे और उन्हें दोनों को मार डालेगा। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। डर के मारे मैं वहीं रह गया। धीरे धीरे मैंने उन्हें अपने पिता समान मान लिया, परंतु वर्षों बाद जब मैं 20 वर्ष का हुआ तो मैंने ठान लिया कि अब मैं महल लौटूंगा। लेकिन क्या बेटा? तब बूढ़े बाबा ने मुझे एक सच बताया जो उन्होंने छिपा कर रखा था। उन्होंने कहा कि असल में वो नकाबपोश वर्षों पहले ही मर चुका था। वो मुझे कहीं ले जा रहा था और उसने गलती से अपना संतुलन खो दिया और चट्टान से टकरा कर मर गया। तो फिर उन्होंने तुम्हें महल में लौटने से क्यों रोका? क्योंकि वो अकेले थे। उनकी पत्नी भी मर चुकी थी। उन्होंने मुझसे झूठ कहा ताकि मैं वहीं रुकूं और उनके साथ रहूं। कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आ गए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। अब जब तुम लौट आए हो तो अपना समय अपनी माँ के साथ बिताओ। उन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। इतना कहकर राजा विक्रम कक्ष से बाहर निकल गए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक रात राजा विक्रम छत पर खड़े गहरी सोच में गुम थे। तभी मंत्री जगन्नाथ वहां आ पहुँचे। महाराज, जब से राजकुमार आदित्य लौटा है मैंने आपके चेहरे पर वो चमक नहीं देखी जो एक पिता के चेहरे पर होनी चाहिए। मुझे संदेह है कि जो युवक हमारे महल में आया है वो वास्तव में राजकुमार आदित्य है भी या नहीं। ये सुनकर मंत्री जगन्नाथ चौंक पड़े। लेकिन महाराज, उसकी शक्ल आदित्य से मिलती है। उसके हाथ पर जन्म चिन्ह भी है। फिर भी आपको शक क्यों है? मुझे नहीं पता, पर मेरा मन कहता है कि ये मेरा पुत्र नहीं है। फिर आपने उससे कड़े सवाल क्यों नहीं किए? आपने क्यों कहा कि वो अपनी माँ के पास रहे? क्योंकि मैंने रुक्मिणी को 10 वर्षों तक रोते देखा है। मैं नहीं चाहता कि उसकी खुशी छिन जाए, लेकिन मैं इस लड़के पर नजर रखूंगा। तो क्या आदेश है महाराज? इस पर नजर रखो, पता लगाओ कि ये कौन है और क्या चाहता है। मंत्री जगन्नाथ सिर झुकाकर सहमति में सिर हिलाते हुए वहां से चले गए। उस दिन के बाद मंत्री जगन्नाथ राजकुमार आदित्य पर नजर रखने लगे और एक दिन उन्होंने देखा कि राजकुमार आदित्य चुपके से घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर जा रहे थे। राजकुमार आदित्य इस समय जंगल में क्यों जा रहे हैं? मंत्री जगन्नाथ घोड़े पर सवार होकर चुपचाप उसका पीछा करने लगे। कुछ देर बाद आदित्य एक विचित्र से दिखने वाले प्राचीन मंदिर के सामने रुक गए। ये कौन सा मंदिर है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। मंत्री जगन्नाथ ने देखा कि मंदिर के दरवाजे पर एक लंबे चौड़े कद का साधु खड़ा था। आदित्य उससे कुछ बातें करने लगा। कुछ देर बाद साधु घनी झाड़ियों में चलते हुए गुम हो गया। आदित्य भी महल लौट आया। मंत्री जगन्नाथ भी धीरे धीरे महल की ओर बढ़ गए। अगले दिन वो राजा विक्रम के पास जाकर बोले, महाराज, मैंने एक विचित्र घटना देखी। राजकुमार आदित्य हर रात महल से बाहर निकलकर जंगल में जाता है। कल रात मैंने देखा कि वो एक अज्ञात मंदिर गया जहाँ वो किसी साधु से मिला। क्या तुम अब भी मानते हो कि वो मेरा पुत्र है? महाराज, मैं स्वयं भ्रमित हूँ। उसकी शक्ल, उसका निशान, सब कुछ आदित्य से मेल खाता है, लेकिन आपके शब्दों ने मेरे मन में भी शंका उत्पन्न कर दी है। आज रात मैं स्वयं इसका पीछा करूंगा, देखता हूँ कि सच्चाई क्या है। अगली रात राजकुमार आदित्य अपने घोड़े पर सवार होकर उसी प्राचीन मंदिर की ओर बढ़ गया। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। वो जैसे ही मंदिर के निकट पहुंच गया, वहाँ वही साधु पहले से खड़ा था। साधु आदित्य को देखते ही रहस्यमय स्वर में बोले, लगता है समय आ गया है। आज इस मंदिर का द्वार खोल दो। आदित्य ने मंदिर के द्वार को पत्थर से खोल दिया और दोनों मंदिर में प्रवेश कर गए। जैसे ही उन दोनों ने अंदर प्रवेश किया, राजा विक्रम अपने 2 सैनिकों के साथ वहां आ पहुँचे। उनके हाथों में तलवारें थीं। ठहरो, कौन हो तुम? अगर सच नहीं बताया तो अभी इसी क्षण तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। आदित्य राजा विक्रम की ओर देखने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, जैसे उसे पहले से ही पता था कि राजा विक्रम यहाँ आएंगे। तभी मंदिर के द्वार पर मंत्री जगन्नाथ रानी रुक्मिणी के साथ आ पहुँचे। मंत्री जगन्नाथ, तुम यहाँ क्यों आए हो और मेरी पत्नी को यहाँ क्यों लाए हो? महाराज, मैंने आपको सैनिकों के साथ जाते हुए देख लिया था। मैंने रानी रुक्मिणी को सब कुछ सच बता दिया, लेकिन उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि जो युवक उनके साथ रह रहा है वो उनका पुत्र नहीं है। वो अभी भी यही मानती है कि यही उनका पुत्र
राजकुमार आदित्य है। मैं उन्हें इसलिए लाया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं आप अपनी शंका के वशीभूत होकर सच में राजकुमार आदित्य को मार ना दें। राजा विक्रम की आंखें गुस्से से जल उठी थीं। वो दहाड़ते हुए मंत्री जगन्नाथ की ओर देखकर बोले, मैं कितनी बार कह चुका हूँ मंत्री जगन्नाथ कि ये मेरा पुत्र नहीं है, नहीं है, नहीं है। मेरी ममता झूठ नहीं बोलेगी। मेरा मन कहता है कि ये मेरा पुत्र है। मेरी बात पर विश्वास करो रुक्मणी, ये मेरा पुत्र नहीं है। इतना बोलकर राजा विक्रम अब आदित्य और साधु की ओर देखकर बोले, बताओ कौन हो तुम दोनों? मैं आपका ही पुत्र हूँ। तू मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? मैंने स्वयं इसी मंदिर में अपने पुत्र की बलि चढ़ाई थी। मैं संसार पर शासन करना चाहता था, अमर होना चाहता था। जब मैं अपना पुत्र मार चुका हूँ तो तू मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? बरसों पहले जब मैं अपने पुत्र आदित्य और अपनी पत्नी रुक्मणी को लेकर शिकार करने के लिए जंगल गया था, तब मेरा मकसद जंगल में शिकार करना या हो रही रहस्यमयी हत्याओं का पता करना नहीं था, बल्कि अपने पुत्र की इस शैतान के मंदिर में बलि चढ़ाना था। और मेरा ही आदमी मेरे पुत्र को उठाकर इस रहस्यमयी विचित्र मंदिर में लाया था। रुक्मणी जब रोने लगी तब मैं अपने पुत्र को ढूंढने का बहाना बनाकर वहाँ से सीधे इस मंदिर में आ गया और मैंने स्वयं अपने हाथों से अपने पुत्र की राक्षस को बलि चढ़ा दी। तो फिर तू मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? ये सुनकर आदित्य के होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान फैल गई और मंत्री जगन्नाथ और रानी रुक्मणी चौंक पड़े। यही सच बताने के लिए मैंने ये सारा षड्यंत्र रचा था। मुझे पता था कि मंत्री जगन्नाथ मेरी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। मैं ये भी जानता था कि वो मेरी माँ को लेकर यहाँ जरूर आएंगे और मैं जानता था कि आप मुझे देख रहे हैं और मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक जरूर आएंगे। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आप कभी अपने मुंह से सच नहीं बताते पिताजी। रानी रुक्मणी रोते हुए राजा विक्रम से बोली, ये क्यों कहा कि तुमने अपने पुत्र को मारा है? राजा विक्रम अब खुलकर हंसने लगे। उनकी हंसी मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। मैं केवल अपने पुत्र को ही नहीं बल्कि केशव नगर के कई लोगों को मार चुका हूँ और अभी मुझे अमरत्व प्राप्त करने के लिए और भी बलियों की आवश्यकता है। जब वो पूरी हो जाएगी तो मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। मूर्ख राजा, वर्षों पहले तूने अपने 10 वर्षीय पुत्र की बलि चढ़ाई थी, लेकिन वो मरा नहीं था। राजा विक्रम हक्के बक्के रह गए। उनकी आंखों में अविश्वास झलकने लगा। मूर्ख राजा, वर्षों पहले तूने अपने 10 वर्षीय पुत्र को इसी मंदिर में जाकर उसकी हत्या कर दी थी, ऐसा तुझे लगता है, लेकिन वो मरा नहीं था। जब मैं यहाँ पहुँचा तो उसकी सांसें चल रही थी। मैं काफी दिनों से रहस्य का पता लगाने में जुटा हुआ था कि आखिर केशव नगर राज्य के लोगों की रहस्यमय हत्याएं क्यों हो रही हैं। और जब मैंने तुझे राक्षसी रूप में तुझे तेरे पुत्र पर वार करते देखा तो मैं बुरी तरह से चौंक गया। मैं आदित्य को उठाकर जंगल ले गया और जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया। भगवान की दया से वो स्वस्थ हो गया और जब वो स्वस्थ हुआ तो वो फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उसने तेरा असली चेहरा देख लिया था। मैंने तेरा असली चेहरा लाने के लिए उसकी 10 साल तक परवरिश की और फिर उसे महल में भेजा राजकुमार बनाकर, जो कि वो राजकुमार ही था। राजा विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। वो अविश्वास में बड़बड़ाते हुए बोले, तभी मैं सोचूं मुझे अमृत क्यों नहीं प्राप्त हुआ। तभी साधु अपनी झोली से अभिमंत्रित सिंदूर निकालते हुए आदित्य की ओर बढ़ाते हुए बोला, ये ले, ये तेरे पिता नहीं पाप का प्रतीक है। इस पर अभिमंत्रित सिंदूर फेंक दे। आदित्य ने बिना देर किए सिंदूर राजा विक्रम पर फेंक दिया। देखते ही देखते राजा विक्रम की देह भयावह राक्षसी रूप में बदलने लगी। वो चिल्लाते हुए कुछ ही पलों में जलकर राख हो गए। तभी मंदिर की दीवारें हिलने लगी। साधु, मंत्री जगन्नाथ, रानी रुक्मणी और सैनिक बाहर निकल गए। देखते ही देखते मंदिर धराशाही हो गया। ये शैतान का मंदिर था, इसलिए ध्वस्त हो गया। अगले दिन मंत्री जगन्नाथ ने राजकुमार आदित्य को राजा घोषित कर दिया। इसके बाद राज्य में रहस्यमयी घटनाएं और हत्याएं पूरी तरह से समाप्त हो गई। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।